बीपीएससी स्पेशल टीचर 29 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी स्पेशल टीचर 29 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड शिफ्ट में 6 to 8 का एग्ज़ाम लिया गया था। और देखिए, इसमें जो आपका पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़ वाला, जो कॉमन पेपर होता है 40 नंबर वाला जीके जीएस, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे बीपीएससी टीआरई में पैटर्न होता है, सेम वही पैटर्न है। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग टीआरई 4.0 देने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट ये सेशन है। देख लीजिए कि बीपीएससी 2026 में किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग बीपीएससी स्पेशल टीचर 29 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसमें भी एज इट इज़ जैसे बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा जाता है, जो टीआरई का एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम उसी तरह का ये भी पेपर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्ट 1 में जो है लैंग्वेज का पेपर है, अंग्रेजी का है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हिंदी हो गया। और पार्ट 2 में जो कॉमन पेपर होता है जीके जीएस वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज, जो 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक में 40 प्रश्न जीके जीएस वाला होता है, जो सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि परावर्तन के नियम निम्न में से किसमें मान्य होते हैं। परावर्तन के नियम निम्न में से किसमें मान्य होते हैं। तो देखिए, परावर्तन के नियम जो है ना, ये सभी प्रकार के दर्पण पर सामान्य रूप से मान्य होते हैं, चाहे वह समतल दर्पण हो, चाहे वह अवतल दर्पण हो, या फिर उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवतल भी है, उत्तल भी है और समतल भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि बीपीएससी जो कॉमन पेपर है जीके जीएस वाला, पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ वाला, वो कैसे पूछ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने आपको पीआरटी वाला भी पेपर कराया हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था क्लास 1 to 5 का। उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। देखिए, जहरीला अल्कोहल इसमें से कौन सा है। तो जहरीला की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर मेथेनॉल तो है ही, साथ ही साथ देखिए ब्यूटानॉल भी जो होता है ना, ये भी जहरीला ही होता है। तो देखिए, अब बीपीएससी क्या है इसका आंसर देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अणु या अणुओं में दोहरा अथवा तिहरा सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। दोहरा अथवा तिहरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें से बात करें हम तो CO2 में जो है आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, साथ ही साथ जो है N2 जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और O2 में जो है डबल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अधातुओं में किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। अधातुओं में किस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। तो देखिए, अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो या तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है या फिर उदासीन ऑक्साइड बनता है। तो अम्लीय भी हो जाएगा और न्यूट्रल यानी कि उदासीन भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, पेप्टिडो, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इस पेप्टिडोग्लाइकन को या तो म्यूरिन, ठीक है ना, म्यूरिन भी कहा जाता है, या फिर इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है, या फिर इसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है, म्यूकोपेप्टाइड।
तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है। तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन जो है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण। तो इसमें से देखिएगा, अगर हम उभयलिंगी जीव के उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें से हाइड्रा भी है, फीता कृमि भी है, फीता कृमि, ठीक है ना, फीता कृमि जिसको कि टेपवर्म बोला जाता है, और जोंक भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर ना। उसके बाद देखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 9वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का स्थल क्या था। यानी कि 9वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और इसका जो विषय था इस वर्ष का विषय था संभावना। क्या विषय था इसका, संभावना। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में 2025 यहाँ पर मेंशन किया गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता है। तो ये भौतिकी की बात करते हैं तो प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को दिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि भारत ने 2025 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप, ठीक है ना, जिसको कि सैफ बोला जाता है, में किसे हराया है। तो भारत ने जो है बांग्लादेश को हराया है। किसको हराया है, बांग्लादेश को। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने SLIM, अब इस तरह से लिखा SLIM, और यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिख दिया है स्लिम, अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। तो ये देखिए, ये स्लिम अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, ये जापान बना है। कौन सा देश, तो ये जापान बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी के विकास अड्डे ऑकस, AUKUS, ऑकस, ठीक है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा ऑकस, ठीक है ना। ऑकस सुरक्षा समझौते में मुख्य रूप से कौन से 3 देश शामिल है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ऑकस में 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा UK यानी कि ब्रिटेन, और तीसरा USA है। तो यहाँ पर देखिएगा USA, UK और ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 जीता है। 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, 2025 वाला नहीं, 2024 वाला। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, रॉबिन्सन, जॉनसन, ठीक है ना, एस्मोग्लू, एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, और देखिए 1 to 5 वाला भी मैंने पेपर आपको कराया हुआ था, तो जाकर के देख लीजिए कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। देखिए अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने हर घर नल हर घर जल चरण 2 परियोजना की शुरुआत किया है। तो ये बिहार राज्य ने शुरू किया हुआ है। उसके बाद देखिए, हाल ही में 2025 में बिहार सरकार ने किस क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय कॉरपोरेट समूह के साथ एक बड़े निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। तो देखिएगा, इथेनॉल उत्पादन और चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में यानी कि समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आपको भी पता होगा कि पृथ्वी को 24 यानी कि 24 समय क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सत्य है। तो देखिए, पहला ही कथन सत्य दिया गया है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों आपके गलत दिए गए हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामुदायिक भूमि को कहा जाता है। सामुदायिक भूमि को बताइएगा, सामुदायिक भूमि को कहा जाता है। तो सामुदायिक भूमि को जो है आम संपत्ति भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। इसको जो है आम संपत्ति भूमि या फिर सामान्य संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि हमें 1 टन स्टील का उत्पादन करना है तो हमें कितने कोयले की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 1 टन स्टील उत्पादन के लिए
1 टन से कम कोयला की आवश्यकता होती है और जनरली 0.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 8 टन दिया गया है, बट आप 0.8 याद रखिएगा, तो उनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण, तो यहाँ पर देखिएगा आग्नेय चट्टान की अगर बात करते हैं तो ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है। तो इस प्रकार से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों दिए गए हैं ऑप्शन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर से होकर के गुजरती है। ये सिंपल सा प्रश्न है, तो ये आपको भी याद होगा, 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, तो लोहित तो है ही, दिबांग भी आपने पढ़ा होगा, बट देखिए दिहांग जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत में जो है जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट खंड जिनमें काकीनाडा और पुडुचेरी के नहरों का विस्तार शामिल है, किस राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं, बताइए किस राष्ट्रीय जलमार्ग के। तो ये NW4 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। डेक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था कब, ये पूछा गया है। डेक्कन कृषक, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेक्कन आधा क फिर पूरा क, डेक्कन कृषक राहत अधिनियम। तो फ्रेंड्स ये कब पारित किया गया था, तो ये 1879 में पारित किया गया था, 1879 में, ठीक है ना, 1879 में। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न रिपीट होगा। देखिए किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये पूछा गया है, तो आपने तो वैसे भी रट रखा है, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है ना। चलिए बंगाल विभाजन के विरोध में। उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न अच्छा पूछा गया है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का गठन जो है सर सैयद अहमद खान ने थियोडोर बेक की सहायता से किया था। किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा थियोडोर बेक की सहायता से सर सैयद अहमद खान ने 1893 में किया था, ठीक है ना। तो 1893 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है कि कार्ल ब्रिज ने किस अधिनियम पर तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश स्थिति की अनिवार्यताओं की रक्षा करें। कार्ल ब्रिज ने, तो ये आपका 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी के दर्शन को आधुनिक सभ्यता की आलोचना किसने कहा है। आधुनिक सभ्यता का, औद्योगिकीकरण वगैरह का नहीं, आधुनिक सभ्यता का, तो ये भिखू पारेख ने कहा है, ठीक है। उसके बाद और देखिए एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी ने आधुनिकता की आलोचना किस पुस्तक में किया था, तो हिंद स्वराज में किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है, ये स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट करके पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, ठीक है ना। मानवतावाद एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है, यह कहने का शौक किसे था, तो ये सूर्य सेन ने कहा था, ठीक है ना। सूर्य सेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि 1906 में बंगाल विभाजन या बिहार का विभाजन पुस्तिका का सहलेखक कौन था। 1906 में, सन याद रख लीजिएगा, ये नया प्रश्न है। बंगाल का विभाजन या बिहार का विभाजन, इस पुस्तिका का लेखन जो किया था, सहलेखन ये किया था श्री महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों के संबंध में स्थानीय गृह शासकों के विचार जानने के लिए एनी बेसेंट ने कब पटना का दौरा किया था। तो मैंने आपको बिहार स्पेशल में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने आपको कराया भी है कि 2 बार एनी बेसेंट पटना आई हुई थी, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1918 को और फिर आपका 25 जुलाई 1918 को, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये चतुर्भुज से संबंधित है, एंगल दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ क्वाड्रेंट से संबंधित, चतुर्थांश से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, कोऑर्डिनेट का है ये। उसके बाद ये भी प्रश्न आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ये बढ़िया प्रश्न लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
प्रत्यक्ष परिवर्तन का मामला नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष परिवर्तन के मामला नहीं है की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। यदि सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाए तो समय कम लगेगा। ये जो है प्रत्यक्ष परिवर्तन का जो है उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखिए ये भी आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए उसके बाद ये भी आप बना लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। तो विद्युत बल्ब में आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स ये भरा जाता है आर्गन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आर्गन और नाइट्रोजन दिया गया है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जो आपका पेपर 2 है, पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़ का। 40 प्रश्न हो गया। एक विद्युत आयरन यानी कि विद्युत इस्त्री का तापन तत्व बना होता है। तो फ्रेंड्स ये नाइक्रोम का बना होता है ना। इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।